साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक पदों के लिए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार खंड 2 यूनिट फर्स्ट की हम चर्चा कर चुके हैं। यूनिट सेकंड की चर्चा हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बच्चों एवं महिलाओं के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के कानून भारत सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, भारतीय न्याय संहिता के द्वारा बनाए गए हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको आप देख सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में शिक्षा का अधिकार को स्पेसिफिक तरीके से इंगित किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा का अधिकार, जो कि आपकी पीएससी के एग्जाम के लिए और जो आप महिला पर्यवेक्षक पदों के लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और जितने भी कंपटीशंस होते हैं उन सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमारे ज्ञान वर्धन के लिए, हमारे समान ज्ञान के लिए भी हमें शिक्षा के अधिकार के संबंध में जानकारी होना चाहिए। तो हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हम आज के विषय में चर्चा करेंगे कि शिक्षा का अधिकार क्या है, इसका इतिहास और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेके आया गया उनमें उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और वो शिक्षा के अधिकार में जो संशोधन हुए वर्तमान स्थिति तक में क्या संशोधन हुए उनकी हम चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे जो कमेटियां बनी, जैसे डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी है और नो डिटेंशन पॉलिसी वर्सेस डिटेंशन पॉलिसी, इन संबंध में हम चर्चा आज करेंगे। तो ये सब टॉपिक इसमें कवर होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप अपनी हमारी बातों को आप पेन कॉपी पे नोट कर सकते हैं और ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। मानव अपनी उत्पत्ति, उद्भव और विकास काल में ही ज्ञान का प्रचार प्रसार और समझ को बढ़ाना चाहता था। इसके लिए साक्षर होने हेतु लिपियों का आविष्कार हुआ। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिंधु लिपि को सबसे प्राचीन लिपि भारत में माना जाता है। इसके बाद ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि आई। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ये फिर से चर्चा में रही। तमिलनाडु स्टेट ने कहा कि यदि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, जो प्रोटो हिस्टोरिक जो काल का जो लिपि है, ये वास्तव में पिक्टोरियल भाव चित्रात्मक लिपि है। अगर इसको कोई पढ़ सकता है तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, इसलिए चर्चा में भी रही। तो लिपियों का आविष्कार हुआ। लिपियों के आविष्कार को आगे बढ़ाते हुए शिक्षाओं का विकास हुआ और तरह तरह के समाज और संस्कृतियों में शिक्षक के लिए विभिन्न प्रकार की लिपियां और शिक्षा के कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए। हम भारत की चर्चा कर रहे हैं। भारत में शिक्षा के अधिकार, शिक्षा सबको मिले, सभी व्यक्ति शिक्षक हों, इसके लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण कराया गया। प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य की गई। एडल्ट शिक्षा, जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए, और ऐसे इस कई तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, शिक्षा के अधिकार के लिए प्रारंभ किया गया। इसका जो बेसिक उद्देश्य है वह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक स्तर की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए कई बार गरीबी के कारण जो अन्य बहुत सारे जो सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं, उससे हमारे देश के बहुत सारे नौनिहाल बच्चे शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए सरकार ने यह दायित्व तो खुद पर लिया है और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कैसे बना, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, कैसे कैसे हम बढ़ते हुए आगे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर सके। शिक्षा के लिए जो प्रथम नीति आई वह 1968 में आई। 1968 जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें प्राथमिक शिक्षा को की अनिवार्यता की बात की गई। पुनः जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, उसमें यह कहा गया कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए, शिक्षा सबके लिए हो, ऐसी व्यवस्था हो कि शिक्षा सबको प्राप्त हो। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की गई। 1993 में एक बहुत ही अच्छा एक प्रकरण गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश।
इसमें जो डिसीजन हुआ, इसके निर्णय के तहत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। हम अपने संविधान के जो संविधान का भाग 3 है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जिसमें संविधान का अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन जीने का अधिकार, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को भी शामिल करने की बात कही गई। बाद में इसमें 86वां संविधान संशोधन लाया गया 2002 में, और शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार के तहत इसे फंडामेंटल राइट, आपको इसको याद रखें, 86वां 86 जो संविधान संशोधन था 2002 में, इसको शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क, पहली से लेकर 8वीं तक जो शिक्षा है वह निःशुल्क और अनिवार्य हो। ये एक प्रकार का ये राज्य सरकार का ये दायित्व हो गया, और व्यक्ति का अधिकार हो गया, बच्चों का अधिकार हो गया कि उनको पहली से लेकर 8वीं तक मौलिक अधिकार के तहत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो गया। यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो बहुत सारे इसके संवैधानिक प्रावधान भी है, तो उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। इसके बाद 2005 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी आई। डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी हालांकि बाद में भी बनी, तो 2005 में जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी बनी, इस कमेटी में शिक्षा की अनिवार्यता पर, और मौलिक अधिकार की बात तो 2002 में संविधान संशोधन के तहत कर ही दिया गया था, और कहा गया कि इस शिक्षा की अनिवार्यता के लिए सरकार को पहल करना चाहिए। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के द्वारा 2009 में 4 अगस्त 2009 में शिक्षा RTE शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पार्लियामेंट ने पारित किया, और 1 अप्रैल 2010 से ये शिक्षा RTE जो शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से हमारे देश में लागू कर दिया गया। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं हम संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। हमने चर्चा कर लिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, पहले से 8वीं तक की जो शिक्षा है वो अनिवार्य शिक्षा होगी, और ये सरकार को देना पड़ेगा। इसमें कहा गया कि जो निजी स्कूल हैं उसमें 25% सीटें जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग, 25% सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएंगी। इसी जो एक्ट था 2009 का शिक्षा के अधिकार में, इसमें शिक्षकों के न्यूनतम वेतन और वेतनमान निर्धारित कर दिया गया। कहा गया कि शिक्षा के लिए कोई किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होगी, और बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। स्कूलों में फिर ये भी कहा गया कि जो शुल्क है, शुल्क की अतिरिक्त जो गवर्नमेंट शुल्क देती है, गवर्नमेंट का शुल्क प्रोवाइड कराती है, माता पिता से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो बच्चे स्कूल बीच में छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्थाएं इस अधिनियम में की गई। बाद में 2009 में ये लागू हो गया। इसमें संशोधन भी हुआ। संशोधन 2012 में हुआ। 2012 में जो संशोधन हुआ, जो माइनॉरिटीज के स्कूल हैं, अल्पसंख्यक के स्कूल हैं, उनमें RTE जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कुछ छूट भी दी गई। 2017 में ये कहा गया कि जो शिक्षकों को अपनी योग्यता पूरी करने के लिए कुछ समय, 2009 में शिक्षकों की योग्यता का एक निर्धारित मापदंड, अगर वो निजी स्कूल में भर्ती होते हैं शिक्षक टीचर, उनकी जो क्वालिफिकेशन किया गया, अगर कोई पूर्व में टीचर बन चुका है तो उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए थोड़ी समय सीमा को बढ़ा दिया गया। इसके बाद 2019 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2019 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2017 में पुनः डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई, और 2019 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। इसके आधार पर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही। इसमें एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें की गई, इसमें यह कहा गया, हालांकि ये 2009 के एक्ट में कहा गया था कि जो
जो नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी पहली से 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, पहली से 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, मतलब उनको डिटेन नहीं किया जाएगा, उनको अगली कक्षा में पास कर दिया जाएगा। इसको नो डिटेंशन पॉलिसी कहा गया। इसके लिए हमने नो डिटेंशन पॉलिसी वर्सेस डिटेंशन पॉलिसी का हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। तो 2009 में जब कस्तूरी रंगन कमेटी आई तो उन्होंने देखा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर, ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, उसकी क्वालिटी बिगड़ रही है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमजोर हो रही हैं। अतः ये इस नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने की बात 2019 में ही कर दी है। हालांकि ये अभी 2024 में इसको अनिवार्य राज्य सरकारों को कह दिया गया कि आप को पहली से लेकर के जो 8वीं तक की आपको शिक्षा के लिए परीक्षाएं लेनी है, और किसी को आपको मतलब आगे नहीं बढ़ाना है, इसको डिटेन करके रखना है ताकि बच्चे अपने एजुकेशन को सुधार कर सके। ये आपका जो आरटी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 था। 2019 में जो कस्तूरी रंगन कमेटी आई उसके रिकमेंडेशन के आधार पर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें ये सब बातें की गई। जो आपका शिक्षा के अधिकार का अधिनियम है, जो शिक्षा के अधिकार हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चुनौतियां, उसकी भी चर्चा हमको करना चाहिए और वह जानकारी में होना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती जो आती है, शिक्षा के अधिकार बहुत बड़ा देश है, सबको शिक्षित करना है, तो जो पर्याप्त संसाधन की प्राय चर्चा, जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वह ठीक नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं है, और निजी स्कूलों द्वारा जो 25% का आरक्षण दिया गया EWS और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हैं, अन्य जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उसका भी विरोध किया गया, बजट की समस्या भी आती रही, इस तरह की बात आती रही। एक बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज थी, जो शिक्षा के अधिकार, जो इसकी आलोचना की गई थी, कि जो समस्याएं आई थी कि शिक्षा की गुणवत्ता में जो गिरावट आ रही थी, इसलिए ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी उसको खत्म करने की बात की गई। ये 2017 केंद्रीय कैबिनेट में बात लाई गई थी और 11 जनवरी 2019 को इसको पारित कर दिया गया था, वर्तमान में लागू कर दिया गया और राज्य सरकारों पर ये छोड़ दिया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि आप डिटेंशन पॉलिसी का पालन करें, यानी पहली से 8वीं तक, जो 5वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं लें, और परीक्षाएं में जो पास होता है उसको आप आगे कक्षाएं कर दे। कोई फेल होता है, सप्लीमेंट्री आती है तो उनको अवसर दिया जाए, और फेल ही हो जाता है तो पुनः उसको उस कक्षा में पुनः पढ़े, पुनः उसका अध्ययन करें। वास्तव में जो नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई थी 2009 का, जो जो आरटी एक्ट था, राइट टू एजुकेशन एक्ट था, उसके पीछे कारण तो एक तो शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा मिले, तो एक तो ये था कि भाई किसी को फेल नहीं करना, सबको आगे 5वीं से लेकर 8वीं तक सब पढ़ते जाएंगे तो सबको शिक्षा मिल जाएगी। राइट टू एजुकेशन का जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका पालन हो जाएगा। बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ के चले जाते थे, तो उसके लिए ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि बच्चे बीच में ही स्कूल में ना छोड़ें। तो जब बच्चे फेल करने का पॉलिसी खत्म कर दी गई, बच्चे फेल ही नहीं होंगे तो ड्रॉप आउट की संख्या कम हो गई, ड्रॉप आउट का दर कम हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण था, तनाव, जो हमारी जो शैक्षणिक प्रणाली थी, जो वस्तुओं का बोझ था, वो जो तनाव बच्चों में आता था, उससे कई परिस्थितियां विपरीत देखने को मिली। बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हुई, बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान कम हुआ, तो इसलिए फिर नो डिटेंशन पॉलिसी लाई ताकि बच्चे तनाव मुक्त होकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, परीक्षाओं का बोझ न रहे, तनाव मुक्त होकर शिक्षा प्राप्त करें। यह भी एक कारण था, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसमें सरकार ने बहुत प्रयास किया हर तरह से कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये बात कहा गया है कि क्वालिटी एजुकेशन देना है, क्वालिटी एजुकेशन 2030 तक सबको एजुकेशन फॉर ऑल को पूरा करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2015 में लॉन्च हुए, 2030 तक पूरा करना है। 17 गोल हैं, उसमें आपको जो तीसरा नंबर का जो गोल है, जो तीसरा या चौथा नंबर का गोल है, उसको आप देख लीजिएगा कि क्वालिटी एजुकेशन की बात उसमें की गई है। शिक्षा
कई कई बार ये प्रश्न आता है कि शिक्षा संविधान की किस अनुसूची में है, किस सूची में है। हम जानते हैं कि जो हमारी 7वीं शेड्यूल था उसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं, और संवर्ती सूची जिसको कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है उसमें केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। 1976 जो 42वां संविधान संशोधन के पहले 1976 के पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था। इसको अच्छे से आप याद रखिए, शिक्षा राज्य सूची का विषय था। 42वां संविधान संशोधन लाया गया 1976 में, बहुत सा परिवर्तन किया गया, जिसे 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। संविधान में आप पढ़ेंगे तो 42वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में रख दिया गया। इसलिए अब संवर्ती सूची में होने के कारण शिक्षा के लिए केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, पार्लियामेंट भी कानून बनाती है और विधानसभा विधायक राज्य भी कानून बनाते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करते हुए डिटेंशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने, पालन करने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया है और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि आप इसके लिए आप पॉलिसी बना सकते हैं। तो इतनी सी चीजें हमको शिक्षा के अधिकार में याद रखना चाहिए कि ये शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आया, किसकी अनुशंसा पर आया, इसकी अनिवार्यता क्या थी, डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी ने क्या कहा, जो शिक्षा की पॉलिसीज हमारी शिक्षा नीतियां आई 68 में, 86 में और 1993 में, इसके बाद जो 2000 बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी 3 ज्यादा महत्वपूर्ण थी, 1968, 86 और 2020 की। और जो एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था 1993 में, उन्हें कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने की बात की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 86 संविधान संशोधन 86 में 86 जो संविधान संशोधन 2002, इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और संविधान का अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। फिर 2005 में कस्तूरीरंगन कमेटी आई, हालांकि 2017 में भी डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी आई थी, जिसके आधार पर इसके अनुसंधानों पर 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो शिक्षा के अधिकार में अगर इतनी बातें हम याद रख लें और समझ लें, ये हमने जो टिप्स दिया है, जो समझ आपको दी है, इसको आप नोट कर लें, तो आप एक शिक्षा के संबंध बहुत सुंदर अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक निबंधात्मक तरीके से लिख सकते हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं वनडे एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे महिला पर्यवेक्षक का पद हो, एनी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, एमपीपीएससी के एग्जाम हो या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो, उन सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के अधिकार में इतनी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन महत्वपूर्ण चीजों, तथ्यों को आप लिख करके याद करें। जय हिंद, जय भारत।